हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस 12th क्लास के पेपर के बारे में। सब्जेक्ट कोड है 333 हिंदी में हम इस सब्जेक्ट को बोलते हैं पर्यावरण विज्ञान, जिसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 80 मार्क्स का पेपर, यानी कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका कंडक्ट हो चुका है। तो आपका जो बचा हुआ 80 मार्क्स है उसमें पासिंग वेटेज जो है बेटा, वो जितने भी स्ट्रीम 1 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीएमए सबमिट किए थे उन बच्चों को 22 से 23 मार्क्स लाने हैं, और जो बच्चे स्ट्रीम 2 के हैं जो फेल स्टूडेंट थे प्रीवियस किसी भी बोर्ड से, उन बच्चों को 26 से 27 नंबर लाने अनिवार्य हैं यदि वो इस पेपर में पास होना चाहते हैं। इस पेपर की मैक्सिमम अवधि जो पेपर देने के लिए आपको समय मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा, यानी कि 3 घंटे आपको पूरे मिलेंगे पेपर को करने के लिए। पेपर को बेहद ही सोच समझ के आपको करना है। आसान पेपर है, सामान्य भाषा में अगर उसका शब्द से सुना जाए तो बेहद ही आसान पेपर है, बट इतना भी आसान नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही ना पढ़ें, ठीक है ना। तो ये पेपर भी आपको बेसिकली उसी फॉर्मेट में रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट। हम शुरू करेंगे इस पेपर के साथ। इस पेपर में पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, प्राइमिटिव ह्यूमंस यूज्ड फायर, जो शुरुआती दिनों के इंसान थे या ह्यूमन बींग्स थे जिन्हें हम कहते हैं, वो आग का प्रयोग किस लिए करते थे। बेसिकली हमें पता है बेटा कि जैसे सबसे पहले हम क्या करते थे, कच्चा जो हम एक शिकार करते थे उसे कच्चा ही हम खाते थे। उसके बाद जब आग का आविष्कार हुआ तो हमने सबसे पहला काम उसको किसके लिए किया, खाने को, यानी कि जो हम कच्चा शिकार करते थे या जो हम उसको पका के खा सके, तो कुक फूड एंड स्केयर्स अवे फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल को डराने के लिए, यदि कोई बड़ा जानवर आ गया छोटे कबीले के बीच में तो उससे वो अपने आप को बचा सके, आग के माध्यम से वो डर के भाग जाते थे। दूसरा क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, एजोला इज एन, एजोला क्या है, अ वाटर फन इन विच ब्लू ग्रीन अलगाए ग्रो। एजोला उसे बोलते हैं जो नीली और ग्रीन ग्रीन कलर की जो फंगाई सी जो जम जाती है, देखा भी होगा आपने, कोई पॉन्ड वगैरह पे जाओ, नदियों में जाओ, तो जब बरसात के बाद पे ग्रीन इस टाइप की जो जमाई हो जाती है उसको एल्गाए बोलते हैं हम लोग, तो एजोला उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीईई, बीईई स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसके लिए जो मंत्रालय बनाया गया है उसको एनर्जी इफिशियंसी मंत्रालय जो है उसको हम कहेंगे बेसिकली ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होमो इरेक्टस, एक हेट्रो होते हैं बेटा, एक होमो होते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया होमो इरेक्टस यूज टूल मेड अप ऑफ, किसके बनाए हुए टूल्स का प्रयोग करते थे, तो बेसिकली पत्थरों के बनाए हुए शुरुआती दिनों में टूल्स का प्रयोग हो रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोन्स, ठीक है ना। उसके बाद सिलम्स आर, सिलम्स क्या है, क्लस्टर्स ऑफ हट इन पार्ट ऑफ सिटीज, ऐसी छोटी छोटी झुग्गियां झोपड़ियां जहां पे गरीब लोग रहते हैं किसी भी शहर के पास में, जहां बड़ी बिल्डिंगें हों उनके नजदीक में, उनको हम सिलम कहते हैं। तो क्लस्टर ऑफ हट्स इन पार्ट ऑफ सिटीज, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कोसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बेटा आप समझ रहे होगे, डिफॉरेस्टेशन से दो चीजें जुड़ी हुई हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं, जंगलों को काटेंगे, तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जब हम पेड़ को काट देंगे, पेड़ करते क्या है, बेसिकली जड़ें जो होती हैं उसकी वो मिट्टी को रोक के रखती है, और जब मिट्टी को रोक के रखेंगी तो मिट्टी का जो क्षरण होता है जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं वो रुका रहता है, स्पेशली हिलीज एरिया वगैरह में, तो एकदम से जब बारिश वगैरह आएगी तो उसके साथ मिट्टी नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिए तो क्या होगा, साथ में सॉइल इरोजन, क्या होगा बेटा, सॉइल इरोजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। जिसके आसपास हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। हमारे आसपास की जो भी चीजें उनको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, ठीक है। इमिग्रेशन ऑफ रूरल फॉक टुवर्ड सिटीज इज ड्यू टू, ठीक है, यानी कि माइग्रेशन जो हुआ ग्रामीण लोगों का शहरों की तरफ, वो किस कारणवश हुआ। तो बेसिक कारण तो बेटा सबको ही पता है, सबसे पहला बेसिक कारण था रोजगार। गांव में रोजगार का साधन ना होने की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में हुआ है, तो गांव में रोजगार ना होने की वजह से वो शहरों की तरफ पलायन किए।
अभी ये बिहार में बड़ा मुद्दा चल रहा है चुनाव के दौरान कि हमारे यहाँ के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेंट होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम है। तो किसके लिए गए? गुड चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉपुलेशंस इन एन इकोसिस्टम इन विच बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड इज कॉल्ड। अगर इंटरेक्शन होने पे दोनों ही पॉपुलेशन यानी कि टू पॉपुलेशंस इन अ इकोसिस्टम और दोनों को ही नुकसान पहुंचता है तो दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। क्या कहेंगे? कंपटीशन। ग्रासलैंड फाउंड इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड pampas. ऑप्शन सी इज करेक्ट। Absorption, storage and release of gases is one of the regulative function of forest. Forest सबसे पहले क्या करेंगे? Absorb करेंगे, फिर restore करेंगे, उसके बाद release करेंगे। Blue baby disease is caused due to ब्लू बेबी राम की जो बीमारी होती है वो किस कारणवश होगी? इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। यदि अंदर का पानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, सॉरी ग्राउंड वाटर है, तो जो पानी है उसमें अगर नाइट्रेट की वैल्यूज बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से हमें ब्लू बेबी डिजीज हो सकता है। हजार्डस वेस्ट विल नॉट बी एग्जिबिट ड्यू टू द प्रोडक्टिविटी। ओके, ऑप्शनल मॉड्यूल जो हमें दिया गया था उससे क्वेश्चन है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी बुक में 2 ऑप्शनल मॉड्यूल दिए जाते हैं, ऑप्शनल ए, ऑप्शनल बी, उन दोनों में से एक करना रहता है। ठीक है, गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब पेपर्स को, इसीलिए हमेशा बार बार कहता हूं कि पेपर के इंस्ट्रक्शन सबसे पहले अच्छे से रीड करने हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट और कितने आपके लिए मैंडेटरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ एज फ्रेश वाटर इज अबाउट। तो हमारे पृथ्वी पर फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है बेटा? 2.14%। तो यहाँ पे 2.14% कितना है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। Pits, aquifer and trench are structure used for recharge of ground water. Obvious है कि किसके लिए करते हैं हम लोग कि ग्राउंड में पानी दोबारा से जाए और ग्राउंड वाटर दोबारा से रिचार्ज हो जाए। Artificial recharge of ground water in urban areas can be done by rooftop collection of rain water. छत के ऊपर पानी को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो, फिर वो धीमे धीमे नीचे जाता है और उसके थ्रू हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं, रिचार्ज कह सकते हैं। ऑप्शनल बी मॉड्यूल का है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल, यानी कि एनर्जी के बारे में, तो विंड एनर्जी और इन सब के बारे में बात होगी। पहला क्वेश्चन दिया गया विंड टरबाइन ट्रांसफॉर्म विंड एनर्जी इन। तो भैया टरबाइन किस लिए लगाई जाती है? बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, वो टरबाइन घूमती है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेक्ट। ठीक है। मैथनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ माइक्रोबायल प्रोसेस। किस तरीके की प्रोसेस है? माइक्रोबायल। एनर्जी इंटेंसिटी इज एन इंडिकेटर टू शो हाउ एफिशिएंटली एनर्जी इज यूज्ड इन द इकोनॉमी। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। एफिशिएंटली एनर्जी कितनी हम अपनी इकोनॉमी में यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। कोर मॉड्यूल, हम दोबारा से कोर मॉड्यूल पे वापस आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप सेकंड, यानी कि एक एक लाइंस में भी लिखने पड़ सकते हैं। हाउ डज बायोडायवर्सिटी रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेल्थ? पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेल्थ किस तरीके से होगी? ठीक है, इसमें हमें लिखना है बायोडायवर्सिटी प्रोवाइड सोर्सेस एज फूड, मेडिसिन, टिम्बर, रॉ मटेरियल। कई सारी चीजें हमें अलग अलग डाइवर्सिटी होने की वजह से अलग अलग चीजें मिलती है। किसी पेड़ से हमें लंबे से, जैसे कि सपोज करिए हमें बांस, जैसे बांस की तरह हाइट वाले हमें बंबू चाहिए हो तो वो बंबू वाला ट्री दे सकता है, या चीड़ के पेड़, या जो हमारे पास जम्बू वगैरह में प्रयोग होते हैं, जो कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं, सागौन के पेड़, तो उस तरीके के पेड़ों का हम यूज करेंगे। किसी से हमें बड़ा प्रोडक्ट चाहिए यानी कि विड्थ में ज्यादा चाहिए तो दूसरे कोई पेड़ दे सकते हैं। तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें सारी चीजें मिलती है, खाना भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलती है, टिम्बर्स वैसे की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें उससे मिल सकती है। मेंशन एनी 2 काउज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। तो 2 ही रीजन है, सबसे जरूरी जो रीजन है इनको रट्टे मार लो। पहले तो पेड़ों को काटो मत, तो दूसरा पॉल्यूशन मत फैलाओ। ठीक है ना। तो पेड़ों को काटने के लिए तो एक सिंपल वर्ड डिफॉरेस्टेशन ना करें, और दूसरा पॉल्यूशन। इन 2 रीजन अगर ये हैं तो बायोडायवर्सिटी खत्म हो सकती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। हमें 1 और 2 सेंटेंस में इसके जवाब देने हैं। Name any 2 important aspect of environmental impact assessment. Environmental impact assessment EMP प्लान जो था उससे बेस पे था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज अ विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट क्या होता है?
ये तो यार बेहद ही आसान है, तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है ना। हाउ डज क्रॉप रोटेशन इंप्रूव सॉइल क्वालिटी? क्रॉप का रोटेशन यानी कि खेती को अगर हम समय के साथ बदलते रहते हैं तो उससे सॉइल की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है GAP, गंगा एक्शन प्लान क्या है? व्हाट इज द फेज कंप्लीटेड? फर्स्ट फेज में हमने इसको क्या कंप्लीट किया या कब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ? तो 1991 में, ठीक है। CFC के बारे में पूछा गया बेटा, CFC रिलीज क्लोरीन्स एटम्स रिएक्ट विद द ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर का इंपैक्ट क्या है? ओजोन लेयर, CFC की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन होता है, ये हमें पता है। और CFC गैस बेसिकली किससे, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब चीजों से रिलीज होती है, ठीक है। विच स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन काजीरंगा सेंचुरी एंड गिर फॉरेस्ट? गिर के जंगल के बारे में पूछा गया है। तो गिर के जंगल में क्या पाए जाते हैं बेटा? एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं हमारे यहाँ, और एक सींग वाला जिसे गेंडा बोलते हैं, राइनासोर्स, वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा सेंचुरीज में। आंसर इन वन वर्ड ओनली, विच टूल हेल्प टू एवेल्युएट एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्रपोज्ड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स? ऐसे कौन से टूल हैं जो हेल्प करते हैं? तो इसमें बेटा आंसर होगा EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। Which convention provide framework for international cooperation for conservation of wetland habitats? यानी कि जो जिस जगह के रहने वाले निवासी हैं उन हैबिटेट्स को हम कैसे कॉपरेशन दे सकते हैं, क्या करेंगे? रामसार कन्वेंशन। Which is most dangerous outcome of population explosion? सबसे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है यदि हमारी पॉपुलेशन का बम्बार्डिंग हो जाएगी, यानी कि अचानक से बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हमारे देश में भी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो इससे सबसे बड़ी समस्या, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया जब जनसंख्या ज्यादा होगी हर आदमी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, गरीबी भी बढ़ेगी जब बेरोजगारी बढ़ेगी। तो व्हाट इज द जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीसीज नाउन एज? अगर जेनेटिक रिलेशनशिप बनती है कोई अलग अलग स्पीसीज के बीच में तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनी, ठीक है। नेम द ट्री दैट शेड लीव्स इन ऑटम्स एंड ग्रो न्यू फॉलिंग इन स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग में नई पत्तियां आती हैं, तो ऐसों को क्या कहते हैं? डेसिडस ट्रीज। विच मेटल डज बैटरी स्क्रैप लीव इन द एनवायरमेंट? बैटरी का स्क्रैप जो है, जो हम बैटरीज घर में यूज करते हैं, लिथियम बैटरीज हैं या जो जिसमें पानी पड़ता है वो वाली बैटरीज हैं, अगर उनके रॉ मटेरियल से क्या लॉस है? रॉ मटेरियल से हमें लेड मिलता है जो हमारे एनवायरमेंट को इंपैक्ट डालता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए बेटा, पैथोजेन, टेरेस्ट्रियल, डेवलपर, एनर्जी, ये 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए, हमें इसके आंसर्स बताने हैं। The 3 EIA participants are government and क्या लिखा हुआ बेटा? डेवलपर एंड पब्लिक। गवर्नमेंट, डेवलपर और पब्लिक, 3 लोगों का इसमें काम है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितने हम काम कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे? एनर्जी, क्योंकि जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी उतने ही हम कार्य कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं कर सकते। टुंड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि किस तरीके का इकोसिस्टम है टुंड्रा? टेरेस्ट्रियल। वेक्टर इज कैरियर ऑफ पैथोजेन। ट्रू फॉल्स बताने। लैंड इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ EIA, बिल्कुल सही बात है, जमीन नहीं होगी तो हम एनवायरमेंट को रेज कैसे करेंगे? इट इज सेंसिबल टू इरिगेट प्लांट एंड लॉन इन द आफ्टरनून, फॉल्स, बिल्कुल गलत। मैंग्रोव्स आर लिटोरल फॉरेस्ट सिस्टम एंड आर एग्जांपल ऑफ इकोटोन, बिल्कुल सही, मैंग्रोव्स इकोटोन का एग्जांपल है बेटा, इसको याद रखना। वाटर रिसोर्सेज मॉड्यूल में से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हार्म डज आर्सेनिक cause if consumed with water content with it? अगर आर्सेनिक को हम पानी के साथ मिला देते हैं, आर्सेनिक एक आपका एलिमेंट है जिसको अगर पानी के साथ अगर घोल देते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा? तो बेटा स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, से सारी चीजों से हमें समस्या झेलनी पड़ सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो सकता है, तो यही हमें इसमें लिखना है। हाउ कैन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है तो कोई भी बता देगा, बड़ा आसान है। मेंशन 2 बेनिफिट ऑफ रीयूज ऑफ वाटर, रीयूज वाटर करने से क्या 2 फायदे होंगे, वो हमें बेनिफिट्स लिखने हैं, ये भी बहुत इजी आया था। व्हाट इज टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या है? ठीक है, टाइडल एनर्जी बेटा जो समंदर की लहरें जो अप एंड डाउन करती हैं
उसके बेस पे जो हम स्टोर करते हैं एनर्जी, उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन और टाइडल पावर जनरेशन साइट? तो मेन कौन कौन सी साइट है, ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स लिखा हुआ ना, हाई एंड लो टाइड्स, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ लिक्विड बायोफ्यूल, बायोफ्यूल के दो एग्जांपल बताने हैं। अभी हमारे देखिए गडकरी जी ने बताया था कि इतने % हम इसमें इथेनॉल अगर रेस कर देते हैं तो पेट्रोल की खपत कम होगी। तो पहला बायोकेमिकल कौन सा है हमारा बायोफ्यूल? इथेनॉल। दूसरा हमारा कौन सा है? बायोडीजल, ठीक है। बायोडीजल और इथेनॉल को काफी यूज किया जा रहा है आजकल। गिव टू वेज बाय विच एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड व्हाइल कुकिंग। कुकिंग हम कर रहे हैं तो किन दो रास्तों के तरीके से हम एनर्जी को बचा सकते हैं? प्रेशर कुकर जैसे यूज करें तो उसके माध्यम से बचा सकते हो, है ना। अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उस दौरान स्टोव को बंद कर दें या गैस को बंद कर दें। ध्यान रखें फालतू में गैस जला, पता चला कि हम बर्तन धुल रहे हैं, गैस जल रही है, तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब यूज हो तभी हम उसको यूज करें। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कहा जाता है, अगर हम कमरे में नहीं है तो हमें फैन और लाइट स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द आइटम्स कॉलम 1 विद द कॉलम 2। कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के साथ कनेक्ट करना है। द एयर एक्ट 1981 में था, एनवायरमेंटल एक्ट 1986 में बेटा, वाटर एक्ट 1974 में, वाटर सेज एक्ट जो है वो 1977 में। व्हाट इज द आईपीएम? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया। 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए बेटा, इसमें हमें आईपीएम में पूछा गया और इसका मेन काम क्या है वो पूछा गया है। Write one benefit and one controversy on use of GM product. GM के प्रोडक्ट को यूज करने से क्या फायदा है और क्या कंट्रोवर्सी हुई। This may pose health risk. ये कैसा हो सकता है? हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया कि सोलर एनर्जी का क्या काम है, सोलर एनर्जी को कैसे प्रमोशन मिल सकता है, तो ये आप इसको लिख सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। एजेंसी दैट इनकरेज सोलर एनर्जी, इन एजेंसीज के नाम भी उसमें लिख दिए। What are hot spots? हॉट स्पॉट क्या होता है, ठीक है, ये आपके मोबाइल का हॉट स्पॉट नहीं पूछा गया है। हॉट स्पॉट्स आर रीजन दैट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी बट आर अंडर सीरियस थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस एक्टिविटीज। These areas have a large number of endemic species, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग अ हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट को डिटरमाइन करने के लिए 1500 स्पीसीज एक जगह पे एटलीस्ट होनी चाहिए, तो ये आप बेसिकली लिख सकते हो। लिस्ट 2 फैक्टर दैट लीड टू राइज इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। किस वजह से पॉपुलेशन इंडिया के वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, ये बेसिक चीजें हम उसमें लिख सकते हैं। हाउ कैन अ हैबिटेट बी डिजाइन फॉर काउ, यानी कि गाय को रखने के लिए हम उसका हैबिटेट यानी उसकी जिस जगह पे वो पसंद करती है रहना, उसको कैसे बना सकते हैं। क्योंकि गाय हमेशा साफ सुथरी जगह में रहना चाहती है, तो उसका जो शेल्टर है उसमें हम साफ सफाई रखें, ठीक है ना। स्पेस हो जिससे वो घूम सके, खाना खाने की जगह होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर वाटरिंग की जगह होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर रहे ताकि वेस्ट मटेरियल इजीली रिमूव हो सके। डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ऑक्यूपेशन के बेस पे हमें दोनों जगह का अंतर बताना है, तो जाहिर सी बात है कि गांव में ऑक्यूपेशन के साधन कम है, शहर में ज्यादा है। सोशल इंटरेक्शन गांव में ज्यादा है, शहर में कम है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसान है। बायोडिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताना है, ये आप लिख लोगे। डिफॉरेस्टेशन अभी हम शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं, तो ये भी आप कर ही लोगे, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन, ये थोड़ा सा वर्ड नया है। डिजर्टिफिकेशन डिजर्ट को लेके बेटा बोला गया है। डिजर्टिफिकेशंस एंड मेंशन 2 ह्यूमन एक्टिविटी दैट एसिलेट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच fertile land become barren or result like due to loss of vegetation and soil fertility, ठीक है। ऐसी जिसमें प्रोसेस होती रहे और वो सब्जी अब्जी और इन सब चीजों के लिए काम में ना रही हो, उसको दोबारा से लाने के लिए। 2 ह्यूमन एक्टिविटी, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा मात्रा वहां लोगों का होना या ज्यादा प्रयोग करना। डिफॉरेस्टेशन, जी तो आपको हर जगह ही चिपका देना है। व्हाट इज बायोस्फीयर रिवर्स? बायोस्फीयर रिवर्स क्या होता है? वेरियस जोन के बारे में लिखना है, ये बड़ा आसान है, ये आप कर लोगे, ठीक है। बस इस तरीके का ये ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन, ऐसे एक ग्राफिकल जरूर रिप्रेजेंट करके उसके बाद सेपरेटली लिखना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक ऑफ एक्सिडो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ वाटर बायोडाइवर्सिटी। तो प्लांट स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखना है, 2 पॉइंट लिखने।
What is meant by demography? If n is the total number of individual in population. अच्छा ये फार्मूला हमें बताना बेटा, नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर इंटू 100/n, ये हमें लिख देना है। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट, ये तीनों फार्मूले रट्टे मार लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट, किस तरीके से पॉपुलेशन रेज हो रही है, किस तरीके से जन्म हो रहे, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और पॉपुलेशन बढ़ने की दर क्या है। Define an ecosystem, taking example of pond as an ecosystem। हमें एक तालाब का एग्जाम्पल ले लेना है, उस तालाब का एग्जाम्पल हमारे पहले ही चैप्टर में दिया गया है, और आसपास की सारी चीजों को एग्जाम्पल को लेते हुए बायोटिक, अबायोटिक सब चीजें हमें उसमें बता देनी है। ठीक है, डिकम्पोजर कहाँ पे काम करेंगे, जो फंजाई वगैरह साइड में होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। बायोटिक कहाँ पे रहेंगे, नॉन बायोटिक कहाँ पे रहेंगे, यानी कि अबायोटिक जिन्हें कहते हैं सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, जो पानी का चेंज होना, ये सब बायोटिक हो गए। ग्रीन प्लांट्स, उसके अंदर मछलियां वगैरह, ये बायोटिक में आ जाएंगी। व्हाट इज मीन्ड बाय एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन ये तो कोई भी बच्चा लिख लेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। ओजोन होल, ओजोन होल के बारे में बताना है। ओजोन लेयर में जो होल होता है वो क्या, उसका बेनिफिट, उसका लॉस क्या है, और क्या हार्मफुल बिहेवियर है। तो उससे बेटा वही स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे आएंगी तो स्किन डिजीजेज होने के चांस ज्यादा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताना है, रेडिएशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हमारा फिर ऑप्शनल मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, इन दो में से एक करना होगा, ऊपर वाले में से, यानी कि 8A और 8B में से एक। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, यहाँ पैथोजेनिक पॉल्यूशन और यूट्रोफिकेशन पूछा गया है। ठीक है, पैथोजेनिक पॉल्यूशन और यूट्रोफिकेशन के बारे में आप इजिली लिख लोगे। हाउ विल यू परफॉर्म द वाटर ऑडिट ऑफ योर होम? वाटर ऑडिट अपने घर में कैसे करें, घर में कैसे चेक करें कि पानी कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो डेली वाटर यूजेस को हमें चेक करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, भाई आज हमारा कितना पानी खर्च हुआ, कल कितना होना है, या कल कितना हुआ था, तो उससे कंपैरिजन लग जाएगा कि हमारा पानी वेस्ट आज ज्यादा हुआ है। चेक लीकेज, कहीं भी लीकेज है तो उसे चेक करना चाहिए। इंस्टॉल वाटर सेविंग डिवाइसेस ऐसे रखने चाहिए कि जिससे हमारा पानी सेव हो सके। कि सपोज करिए कि हमने कोई ऐसा काम किया जैसे कि आरओ हमारे घर में यूज हो रहा है, तो उसका पानी जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम और किसी चीजों में प्रयोग कर लें, ठीक है ना, तो वो पानी नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कई सारे वाटर सेविंग डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग घर में जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह चलाते हैं तो उसमें पानी ज्यादा आता है, तो जब पानी कपड़े धुल दिए, कपड़े धुलने के बाद हम उस पानी से फर्श धुल सकते हैं, उसके बाद कम साफ पानी से पोछा लगा देंगे क्योंकि वो भी तो सर्फ वाला पानी है। तो ऐसे कई सारे हम चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। Give an example of communities level effort to overcome water scarcity। वाटर का स्कार्सिटी से बचने के लिए कौन से एग्जाम्पल कम्युनिटी लेवल पे एफर्ट डाले गए, ठीक है, ये आपको बताना है। मॉड्यूल बी में आएगा आपके पास, बहुत ही आसान, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। मॉड्यूल बी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल ए। मेंशन एनी टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के दो एग्जांपल्स बताने हैं, ठीक है, इंपैक्ट, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 39। मेंशन एनी टू वेज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एट कम्युनिटीज लेवल फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए कम्युनिटी लेवल पे हम एनर्जी कंजर्वेशन के कौन से दो पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं, हमें मेंशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल, वैसे पेपर तो सिंपल है लेकिन कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं, उन पे हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हमें जैसे कि बेसिक चीजें जैसे जो एनर्जी से रिलेटेड है या पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट जो बीच में आ रहे हैं वो हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर इस पेपर से आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर आएगा कैसा, तो पेपर की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बेहतर जाए। शानदार, जबरदस्त। जय हिंद, जय भारत।